हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जेई मेन 24 फैब शिफ्ट 2 2021 पेपर में, मतलब शिफ्ट 2 के पेपर को डिस्कस करने जा रहा हूँ 24 फैब के। तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस जो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, मैं सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाऊँगा। और सबसे पहले मैं जो पोर्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहले जैसे कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि सूटेबल रिएजेंट फॉर द फ्लोइंग कन्वर्जन, मतलब बोलने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो NO2 ग्रुप है दैट इज कन्वर्टेड इनटू ये जो नाइट्रोबेंजीन है। आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड जो दैट इज नाइट्रोबेंजीन है, ये किस में कन्वर्ट हो रही है? 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट हो रही है। तो इसमें हमें रिएजेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। इसमें 4 रिएजेंट्स जो यूज़ हो रहे हैं, तो 4 ऑप्शन में से आपने सूटेबल जो रिएजेंट्स हैं उनको चूज़ करने के लिए बोला गया है। तो हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स NO2 जब बेंजीन ग्रुप, बेंजीन रिंग के ऊपर जो ग्रुप NO2 ग्रुप लगता है, तो वो जो ग्रुप है, जब बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लग गया? NO2 ग्रुप लग गया, NO2 ग्रुप लग गया। तो NO2 ग्रुप जो है वो उसका इफेक्ट जो होता है -M इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है? माइनस रिजोनेंस इफेक्ट है। -M इफेक्ट बोल सकते हैं या फिर माइनस रिजोनेंस, एक ही बात है। माइनस रिजोनेंस इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन रिंग से अपनी तरफ खींचता है। खींचने की वजह से क्या होता है, व्हाट विल ऑर्थो और जो पैरा पोजीशन है इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है। ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से जो है इनकमिंग ग्रुप जो आएगा दैट विल बी अटैच एट मेटा पोजीशन। तो इनकमिंग जो ग्रुप है इसमें कहाँ पे अटैच होगा? मेटा पोजीशन पे। तो NO2 ग्रुप जो है दैट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये इनकमिंग ग्रुप को मेटा पोजीशन पे अटैच करती है। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि जो है कि किस टाइप से, जैसे ये NO जो नाइट्रोबेंजीन है वो कैसे 1,3 ट्राइब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो लास्ट प्रोडक्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि जो ब्रोमीन है वो किस पे आया है? मेटा पोजीशन पे आया है, मेटा पोजीशन पे। इसका मतलब क्या है कि इसका हेलोजिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका हेलोजिनेशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो है जो नाइट्रोबेंजीन है उसका हम लोग क्या करवा रहे हैं? हेलोजिनेशन करवा रहे हैं। हेलोजिनेशन करवा रहे हैं Br2 की प्रेजेंस है हेलोजिनेशन में, और जो इसमें हेलोजन कैरियर दैट इज कॉल्ड FeBr3 की प्रेजेंस है। तो ये जो NO2 ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ड्यू टू इट्स -M इफेक्ट, एंड यू कैन टू से दैट दिस इज मेटा डायरेक्टिंग। सो दैट इज द रीज़न ये जो ब्रोमीन जो है वो कहाँ पे अटैच हो जाएगा? मेटा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। तो ये ब्रोमीन जो है दैट विल बी अटैच एट मेटा पोजीशन। उसके बाद क्या हो रहा है आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ऊपर ब्रोमो ऊपर जो है फर्स्ट पोजीशन पे जो है ब्रोमीन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को क्या हिंट मिल रहा है कि जो NO2 ग्रुप है उसको हम लोगों ब्रोमीन यदि हम लोगों को लाना पड़ेगा, तो इसके लिए पहले हम लोग जो फर्स्ट स्टेप जो होगा दैट इज कोल्ड, इसका हमें रिडक्शन करना पड़ेगा। तो इसका जो रिडक्शन है दैट विल बी टिन और HCl की प्रेजेंस में होगा। तो ये जो NO2 ग्रुप है ये रिड्यूस हो जाएगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू NH2 ग्रुप। तो ये एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। NO2 ग्रुप जो है दैट इज NO2 ग्रुप जो दैट विल बी इसका रिड्यूस होकर NH2 बना देगा। और Br तो ऐसे ही ऑलरेडी यहाँ पे है। और नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन था, उसमें NaNO2 HCl की प्रेजेंस, आइस कोल्ड कंडीशंस होती हैं, सभी को पता है कि इसमें आइस कोल्ड कंडीशंस हैं। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो आपको पता है कि जो एनिलीन है दैट विल बी NH2 ग्रुप जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, N2+Cl-, यहाँ इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, N2+Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा, N2+Cl- में, और Br तो यहाँ पे है। अब आपको याद है ये रिएक्शन जो दैट इज कोल्ड, इसको डाई एजोडाइजेशन बोलते हैं, जिसमें एनिलीन जो है बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और हम लोगों को अपना लास्ट का प्रोडक्ट नहीं भूलना चाहिए स्टूडेंट्स, कि उसमें ऊपर जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्रोमीन आ रहा है ना, ब्रोमीन आ रहा है। तो इसके लिए जो है बहुत सारे मेथड्स हैं। हम लोग जो है बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को ब्रोमीन में, ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सैंडमे रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, तो वन ऑफ द रिएक्शन कोई भी आप लोग इसमें यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी, इसमें जो है नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सैंडविच रिएक्शन जो है अप्लाई कर लेते हैं। इसमें आपको पता है CuBr और
HCl की प्रेजेंस होती है तो व्हाट विल हैपन नाउ, तो ये N2 जो है गैस निकल जाएगी और यहाँ पे फाइनली ब्रोमीन जो है अटैच हो जाएगा, ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने ये फाइनल प्रोडक्ट बना दिया है और ओवरऑल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इसकी पिक्चर दिखा रहा हूँ कि कैसे ये रिएक्शन हुआ। आप देख सकते हैं कि इसमें हमें बोला गया है सूटेबल रीजेंट फॉर द फ्लोइंग कन्वर्जन, मतलब 4 रीजेंट्स यूज़ हो रहे हैं। एक तो रीजेंट जो है आप देख सकते हैं कि हेलोजिनेशन करवाया हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में Br2 और FeBr3 के प्रेजेंस में, है ना। और सेकंड जो होगा ये फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। सेकंड में जो है हम रिडक्शन करवा रहे हैं, रिडक्शन में टिन और HCl की प्रेजेंस है। और थर्ड में जो है कौन सा आ गया, डाई एजुडाइसन करवाया जिसमें NnO2 और ऑब्लिक HCl की प्रेजेंस है। और उसके बाद जो है हम लोगों ने सेंड में रिएक्शन करवाया बाय CuBr और HCl की प्रेजेंस में। तो आप देख सकते हैं सिंपल सी बात है कि फर्स्ट स्टेप में हमने नाइट्रोबेंजीन को किस में कन्वर्ट कर दिया, नाइट्रोबेंजीन को हम लोगों ने हेलोजिनेशन करवाया और मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन जो है अटैच हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने रिडक्शन कराया तो NO2 ग्रुप जो है दैट विल बी किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 में। आपको पता है कि ये रिडक्शन कराते तो टिन और HCl की प्रेजेंस में ये रिड्यूस हो जाएगा और NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीन बन जाती है। और डाई एजुडेशन करवाने के बाद जो है NH2 किस में कन्वर्ट हो गया, डाई एजुडेशन करवाने के बाद NH2 जो दैट इज बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। और फाइनली हम लोगों ने सेंड में रिएक्शन करा लिया और हमें जो है जो हम लोग प्रोडक्ट चाह रहे थे वो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि इसमें S इन ब्यूना S स्टैंड फॉर, दैट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, पॉलीमर से लिया गया है ये क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ब्यूना S जो है दैट इज़ अ पॉलीमराइजेशन ऑफ, ये जो ब्यूना S बनता है तो वो किसके पॉलीमराइजेशन से बनता है, ये पॉलीमराइजेशन ऑफ आपको 1,3 ब्यूटा जो ब्यूटा 1,3 डाइन 1,3 ब्यूटाडाइन और किसकी प्रेजेंस होती है, ये पॉलीमराइजेशन होता है ब्यूटा 1,3 डाइन और स्टाइरिन के बीच में जो है, स्टाइरिन जो है उसके बीच में जो है दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन होता है। ये आ गया स्टाइरिन। तो स्टाइरिन दिस इज कॉल्ड, तो इसका नाम कैसे आया है, तो ये इसका पॉलीमराइजेशन होता है, इसमें 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन का पॉलीमराइजेशन की वजह से ब्यूना एस की फॉर्मेशन होती है। तो BU स्टैंड आप देख सकते हैं कि BU जो है दैट इज़ फॉर ब्यूटाडाइन, Na मीन्स इसमें सोडियम की प्रेजेंस होती है और S जो है दैट इज़ फॉर द स्टाइरिन। तो ये स्टाइरिन फाइनली इस टाइप से होता है, आप देख सकते हैं कि स्टाइरिन जो है दैट विल बी CH डबल बॉन्ड CH2। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि इस क्वेश्चन में S जो है दैट इज स्टैंड फॉर, किसके लिए स्टैंड होगा, दैट इज़ फॉर स्टाइरिन। किसके लिए होगा, S जो है दैट इज स्टैंड फॉर स्टाइरिन। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं कि द सूटेबल रीजन फॉर द कन्वर्जन, कि आप इसमें देख सकते हो कि इस कन्वर्जन में क्या हो रहा है कि ये जो CO ग्रुप जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू, आप देख सकते हैं कि ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि CO किस में कन्वर्ट हो चुका है, CH2 में कन्वर्ट हुआ है। तो इस कन्वर्जन के लिए रीजेंट बताने के लिए बोला गया है। आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि हमें इस टाइप का एक रीजेंट चाहिए जो डबल बॉन्ड को अफेक्ट ना करे। ये जो एल्कीन जो है यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसको अफेक्ट ना करे, क्योंकि ये यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड जो है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। ओनली जो यहाँ पे रीजेंट, हमें इस टाइप का रीजेंट चाहिए जो CO ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दे, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर दे। तो इस टाइप का हम लोगों को रीजेंट चाहिए। तो हम लोगों को याद है स्टूडेंट्स की वुल्फ जो किस्नर रीजेंट जो है काफ़ी अच्छा रीजेंट है, ये बेसिक रीजेंट होता है और एल्कीन को अफेक्ट नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं कि वुल्फ जो किस्नर रीजेंट जो है सेकंड चॉइस में दिया गया है, जो आप देख सकते हैं कि सेकंड चॉइस में आपको वुल्फ जो किस्नर जो रीजेंट दिया हुआ है वो क्या करेगा, CO को किस में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पे CH2 में कन्वर्ट कर देगा। CO को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, CH2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड जो है दैट विल डज नॉट रिड्यूस्ड, ये एल्कीन को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये बेस्ट रीजेंट है। यदि आप लोग सिंपली जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया होता तो ये जो CO ग्रुप जो है दैट विल बी रिड्यूस टू अल्कोहल में रिड्यूस हो जाना था, है ना। और क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है, इसमें चॉइस कुछ और भी हो सकती थी, पक्का नहीं है मुझे इतना इसके कहीं इसके यहाँ पे क्लीमेंसन रीजेंट होता, क्लीमेंसन रीजेंट होता तो जिंक एमलगम होता है, उसमें जिंक एमलगम और HCl है, HCl की प्रेजेंस होती है उसमें ना, ये क्लीमेंसन होता है। तो क्लीमेंसन जो है दैट विल आल्सो
ये जो है डबल बॉन्ड को अटैक कर देता है, जो क्लेमेंसन रीजेंट जो है जो डबल बॉन्ड है उसके साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वुल्फ किशनर जो है ऐसा रीजेंट है जो बेसिक रीजेंट है, और जो CO ग्रुप को उसने CH2 ग्रुप में तो कन्वर्ट कर दिया, पर इसमें जो है एल्कीन जो है दैट विल डज नॉट प्रोड्यूस, एल्कीन को कोई इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, तो ये आप जो है सेकंड जो है इसका बेस्ट ऑप्शन होगा, सेकंड जो फाइनल आंसर है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्प्ले हो रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम द गिवन रिएक्शन, कि कौन सा प्रोडक्ट जो है पॉसिबल नहीं होगा। जैसे एल्काइन दिया हुआ है, उसको H2SO4 और HgSO4 जो है कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है, उससे क्या प्रोडक्ट जो है फॉर्म होगा, उसके बारे में पूछा गया है। तो एल्काइन जो है ईजिली हाइड्रेटेड नहीं होती है, क्योंकि उसकी जो रिएक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए काफ़ी लोअर होती है। तो H2SO4 का अकेला भी कोई इफेक्ट नहीं कर सकता, पर H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 जो है कैटलिस्ट एक्ट करता है, तो हाइड्रेशन रेडली हो सकता है ना, रेडली हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो वाटर का जो एडिशन होता है एल्काइन में, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से। और यदि वाटर का जो एडिशन जो है मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से एल्काइन में हो रहा है, तो कीटोन की फॉर्मेशन होती है, कीटोन की फॉर्मेशन होती है मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से, कीटोन की फॉर्मेशन होगी। और बीच में जो स्टेज आती है दैट इज़ कोल्ड जो है एक जो है अनस्टेबल स्टेट आती है, जिसमें ट्यूटोमेरिज्म 1,3 माइग्रेशन हो करके जो है कीटोन मिल जाती है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेकर के मैं ये बात कर दूं, तो जैसे कि सपोज करो प्रोपाइन लिया हम लोगों ने, प्रोपाइन ले रहे हैं हम लोग, उसमें हम लोगों ने वाटर का एडिशन करवा दिया, वाटर का H2SO4 और HgSO4, दैट इज इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनिकोव्स रूल। तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड में यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है और यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो पॉजिटिव पार्ट ये नेगेटिव पार्ट है, आपको पता होगा, ये प्लस डेल्टा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, और नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन जो है कम है। तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं कि इस टाइप से हो जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे CH3C, और यहाँ पे आ गया OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ये बन जाएगा CH2 हो जाएगा। और अब जो है ये अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे 1,3 माइग्रेशन हो जाती है, और ये हाइड्रोजन जो है दैट विल बी ये यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, तो आप देख सकते हैं क्या बनेगा फाइनली, आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब 1,3 माइग्रेशन हुई और ट्यूटोमेरिज्म हुआ, तो यहाँ पे एसीटोन बन गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी एल्काइन में हम लोग क्या करते हैं, एल्काइन में हम लोग जो है जब एल्काइन की जब हाइड्रेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और कैटलिस्ट HgSO4, तो जो कीटोन मिलता है आप लोगों को विद रिस्पेक्ट टू कौन सा रूल चला है, मार्कोनिकोव रूल, M रूल के हिसाब से आपको जो है कीटोन की फॉर्मेशन होती है। तो आप देख सकते हैं कि मेनली आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो है क्या कीटोन है या नहीं है, वो आपने फाइंड आउट देखना है ना। तो फर्स्ट जो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट और ऑप्शन में आपको जो है कीटोनिक ग्रुप दिखाई दे रहा है ना, तो ये आंसर होगा इसका, हो सकता है ना। विच क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम द गिवन रिएक्शन, इस रिएक्शन से कौन सा प्रोडक्ट जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जब हाइड्रेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू मार्कोनी रूल और H2SO4 और HgSO4 जो है कैटलिस्ट का काम करता है, तो आपका कीटोन बनता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप बन रहा है, तो सेकंड जो है दैट कैन नॉट बी आंसर। आप थर्ड में जा सकते हैं आप, तो इसमें कीटोनिक ग्रुप देख सकते हैं, और फोर्थ में भी जो है दैट विल बी कीटोनिक ग्रुप है। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड जो है प्रोडक्ट जो है दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि जब हम लोग हाइड्रेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड कैटलिस्ट HgSO4, तो हम लोगों को ट्यूटोमेरिज्म के द्वारा जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो कीटोन मिलता है हम लोगों को, न कि एल्डिहाइड। तो सेकंड जो है इसका फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि किसका जो मतलब रेट बताना है हम लोगों को कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें फास्ट होगा किसमें स्लो होगा, ये आपने रेट बताना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि रेट बताना है,
तो हमें पता होना चाहिए बेंजीन के बारे में, पता होना चाहिए कि बेंजीन में क्या होता है। बेंजीन जो स्टूडेंट्स आपको सभी को पता होगा इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि जो बेंजीन है, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ऊपर भी होता है, और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर होता है और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, नीचे होता है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अब हम लोग बात करें न्यूक्लियोफाइल के बारे में ना। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल की यदि हम लोग बात करें तो न्यूक्लियोफाइल जो है, ये मैंने बता दिया बेंजीन के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जो है आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो न्यूक्लियस को लव करता है, पॉजिटिव को लव करता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा स्टूडेंट, उस पर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल आएगा बेंजीन के पास आएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऊपर और नीचे, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यदि बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इजीली अटैच नहीं हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हाँ, जैसे NO2 ग्रुप के बारे में आपको पता ही है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि NO2 ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करता है, कम करता है, पता ही है सभी को। तो जितने NO2 ग्रुप ज़्यादा होंगे बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उतनी क्या होगी, कम होगी। तो उसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली क्या होगा, अटैच हो जाएगा। तो यदि सिंपल सी बात है यहाँ पे जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तभी पॉसिबल होगा जब उसमें बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कब होगी, जब उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है ज़्यादा होंगे। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा होंगे तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, और न्यूक्लियोफाइल जो है उसकी जो रिएक्टिविटी होगी बेंजीन रिंग पे अटैक करना जो है ईजी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इसमें जो है जो फर्स्ट में फोर्थ में देख सकते हैं आप जो है फोर जो है इसमें फोर्थ में ऑप्शन में देख सकते हैं कि NO2 ग्रुप, 3 NO2 ग्रुप हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा कम होगी, इसलिए इसकी जो रिएक्टिविटी होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए सबसे ज़्यादा होगी। तो ये सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो है इसमें आप देख सकते हैं कि सेकंड वाले में स्टूडेंट, एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है दैट इज़ मेमोरी बेस्ड है ना। तो इसमें जो है सेकंड में जो है, सॉरी, यहाँ पे जो ऑप्शन है दैट इज़ NO2 ग्रुप, यहाँ पे नीचे भी आ रहे हैं ना, तो ये सेकंड ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन में आप जो है यहाँ पे 2 NO2 ग्रुप हैं, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, 2 NO2 ग्रुप हैं, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है और ज़्यादा कम होगी, इसलिए मतलब थर्ड जो फोर्थ वाला है उससे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसमें ज़्यादा होगी, पर थर्ड वाले से जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है इसमें क्या हो जाएगी, और ज़्यादा कम हो जाएगी, है ना। थर्ड वाले से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसमें कम है, तो इसलिए जो है जो सेकंड है उसकी जो रिएक्टिविटी होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसके बाद जो नंबर आता है वो सेकंड का आएगा, और उसके बाद जो नंबर आएगा थर्ड का आएगा, और जो फर्स्ट होगा उसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए सबसे क्या होगी, कम होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को, समझ आ गया सभी को, पता लग गया सभी को क्या कि आप ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उतनी ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी और न्यूक्लियोफाइल जो है आसानी से अटैच हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि फोर्थ का नंबर सबसे पहले आएगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है सबसे ज़्यादा है, और फिर उसके बाद सेकंड का नंबर आएगा क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, NO2, और उसके बाद जो है थर्ड का नंबर आएगा क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और सबसे जो लास्ट नंबर आएगा वो किसका आएगा, फर्स्ट का, क्लोरोबेंजीन का, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका जो है दैट इज़ यू कैन टू से दैट इसका ये फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कॉलम 1 और कॉलम 2 के फॉर्म में दिया गया है, जिसमें हम लोगों को ये जो रिएक्शन दिए हुए हैं उनके जो रिएजेंट्स हैं उनको मैच करने के लिए बोला गया है। तो स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं जैसे कि एसाइल जो है एसाइल क्लोराइड, यहाँ पे जो है RCOCl दिए हुए हैं, और दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू RCOCl जो है एसाइल हैलाइड जो दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू RCHO। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको याद होगा दैट इज़ अ वेरी फेमस रिएक्शन दैट इज़ कॉल्ड रोजनमंड रिडक्शन। उसमें एसाइल हैलाइड जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, जो एसाइल हैलाइड है, एसाइल ग्रुप जो दैट इज COCl ग्रुप जो दैट इज कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट होता है, CHO बाय रिडक्शन। और इसमें जो रेजेंट यूज होता है आपको पता होना चाहिए कि जो रेजेंट है दैट इज H2 पैलेडियम BaSO4। और आपको याद होगा कि सल्फर की प्रेजेंस होती है या फिर क्विनोलिन की प्रेजेंस होती है, बिकॉज इट इज़ पॉइजनड, द रिएक्शन इज पॉइजन टू स्टॉप दैट एट द स्टेज ऑफ एल्डिहाइड, नहीं तो एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा और एल्कोहल की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। लग रहा है पता सभी को, टू स्टॉप दिस रिएक्शन एट द स्टेज ऑफ एल्डिहाइड इट इज पॉइजनड बाय सल्फर और क्विनोलिन, ठीक है। तो जो एसाइल हैलाइड जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू RCHO। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो ए जो है जो मैच कर रहा है, ये जो दैट इज कॉल्ड, जिसको हम लोग रोजनमंड रिडक्शन बोल रहे हैं, रोजनमंड रिडक्शन। तो रोजनमंड रिडक्शन ये रिएक्शन है, तो ए जो है दैट विल मैच विद 2 के साथ मैच कर रहा है।
और स्टूडेंट आप देख रहे हो कि नेक्स्ट जो बी में आप देख रहे हो कि CO ग्रुप जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो रहा है, CH2 में कन्वर्ट हो रहा है। जो CO ग्रुप जो है दैट इज रिड्यूस टू CH2। तो आपको याद होगा क्लीमंसन रिडक्शन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि उसमें जो रेजेंट होता है दैट इज जिंक एमलगम और HCl की जिंक मर्करी, सॉरी जिंक एमलगम बोलते हैं ना उसको, है ना। तो जिंक मर्करी और HCl की प्रेजेंस होती है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड इसको क्लीमंसन रिडक्शन। ये रिएक्शन जो है दैट इज कौन सा है, क्लीमंसन रिडक्शन, नेमिंग रिएक्शन है, दैट इज आल्सो नेमिंग रिएक्शन, ठीक है, क्लीमंसन रिडक्शन। तो उसमें जो रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, जिंक मर्करी और HCl की प्रेजेंस होती है। और CO ग्रुप जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो जाता है, फाइनली CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बी जो है फोर्थ के साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। और सी दैट इज आल्सो नेमिंग रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड HVZ रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज हार्ट-जेलेंस्की रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये फंक्शनल ग्रुप के बाद जो कार्बन है दैट इज कॉल्ड, इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। यहाँ से क्या होगा, आप देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ से जो हाइड्रोजन है यहाँ निकल जाएगा, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसकी जगह कौन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो इसमें जो प्रेजेंस है दैट इज किसकी होती है, सी जो है दैट विल मैच विद फर्स्ट के साथ मैच करेगा, रेड फास्फोरस और क्लोरिनेशन करवाया जा रहा है। यदि Br2 होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे Br आएगा, ठीक है, ब्रोमिनेशन करवाते हो, जैसे रेड फास्फोरस प्लस Br2 आएगा। तो पर ये जो हैलोजन जो अटैच हो रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है वो कौन सी पोजीशन पे होगा, दैट इज अल्फा पोजीशन पे होगा। कहाँ पे होगा, अल्फा पोजीशन पे होगा। यहाँ तो क्लियर हो गया होगा। तो दैट इज कॉल्ड HVZ रिएक्शन, काफ़ी फेमस रिएक्शन है। और नेक्स्ट आ गया दैट इज कॉल्ड RCONH2 जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू एमाइड, दिस एमाइड ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू एमीन बाय द लॉस ऑफ CO ग्रुप। यहाँ पे CO ग्रुप जो है निकल रहा है और CO ग्रुप निकल रहा है, CO ग्रुप निकल रहा है और CO ग्रुप निकल रहा है और RNH2 बन रहा है। आप देख सकते हैं प्राइमरी मीन बन रही है ना। तो इसके लिए जो रिएक्शन है दैट इज कोल्ड, इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेड क्योंकि इसमें कार्बन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आपको बताया मैंने कि यहाँ से CO निकल रहा है ना, और CO निकल गया तो RNH2 बन गया, फाइनली RNH2 बन गया, CO ग्रुप बाहर निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डिग्रेड मतलब डिग्रेडेशन, कार्बन कम हो रहा है। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, दैट इज कोल्ड क्या, हॉफमैन, क्या बोलते हैं इसको, इस रिएक्शन को बोलते हैं दैट इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। इसीलिए स्टूडेंट्स यूज हुआ है ये, है ना। डिग्रेडेशन इसलिए हुआ है कि यहाँ पे कार्बन क्या हो गया, कम हो गया, किसका एलिमिनेशन हो गया, यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है, CO ग्रुप निकल रहा है, CO निकल रहा है। और मतलब RCONH2 जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो रहा है, RNH2, और क्या निकला है बाहर, CO ग्रुप बाहर निकल गया। तो दैट इज कॉल्ड डिग्रेडेशन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैच कर रहा है दैट इज किससे मैच कर रहा है, ये जो D जो है दैट विल मैच विद किसके साथ किया मैच, थर्ड के साथ मैच कर रहा है, Br2 ब्रोमीन और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है ये रिएक्शन, है ना। कोई सारे के सारे क्लियर हो गए आई थिंक, है ना। C जो है आपको बता दिया मैंने किससे मैच करेगा, C जो है दैट इज C जो है वो किसके साथ, फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है, रेड फास्फोरस और क्लोरीन के साथ, है ना। तो ये मैच करने के लिए बोला गया था। दैट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेमिंग रिएक्शन तो सभी को याद होते हैं, तो ये अटैम्प्ट करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं था। स्टूडेंट एक और नेक्स्ट जो है नेमिंग रिएक्शन फिर आ गया, देख लो आप लोग कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं नेमिंग रिएक्शंस। तो जैसे कि हाउ मेनी एमीन्स आर फॉर्म्ड बाय द गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, है ना, यही पेयर हो रहा है रिएक्शन, यही क्वेश्चन है। हाउ मेनी एमीन्स आर फॉर्म्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, कितनी एमीन्स जो है, यहाँ पे डिफरेंट एमीन्स दी गई हैं, आप देख सकते हैं। एक यहाँ पे कितनी एमीन्स दी हुई है, 1 2 3 4 एमीन्स दी गई है। तो बोला है कि कितनी एमीन जो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन के द्वारा प्रिपेयर की जा सकती है। तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। गैब्रियल थैलामाइड जो है प्रिपेयरिंग ओनली प्राइमरी मीन्स, किसको प्रिपेयर करती है, ओनली प्राइमरी मीन्स, सेकेंडरी और टर्शरी मीन जो है इसके द्वारा हम लोग नहीं बना सकते, ठीक है। और दूसरी बात कि इसमें जो है आप लोग गैब्रियल सिंथेसिस में जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इसमें हम लोग एल्काइल हैलाइड लेते हैं और जिसकी वजह से हम लोगों को प्राइमरी एमीन्स मिलता है, ठीक है। और दूसरी एक और बात बता रहा हूँ, एराइल हैलाइड्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू एराइल एमीन्स, ठीक है। एराइल हैलाइड को हम लोग एराइल एमीन्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते गैब्रियल सिंथेसिस के द्वारा। सो दैट इज द रीजन हम लोग एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स, कौन सी एरोमेटिक, क्या मतलब बता दिया, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स नहीं बना सकते। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स नहीं बना सकते स्टूडेंट्स, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स नहीं बना सकते। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स कौन सी, जैसे एनिलीन हो गया, एनिलीन वगैरह, ठीक है, एनिलीन
टोलोडीन्स, ठीक है, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड के द्वारा हम लोग नहीं बना सकते। तो क्या बना सकते हैं, ओनली हम लोग क्या बना सकते हैं, प्राइमरी अमीन्स बना सकते हैं। वो भी कौन सी प्राइमरी अमीन्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स, कौन सी बना सकते हैं, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स बना सकते हैं। कौन सी, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स बना सकते हैं, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स नहीं बना सकते। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये पीएच, ये फिनाइल ग्रुप है NH2 के साथ अटैच है, दैट इज कॉल्ड एनिलीन। तो एनिलीन जो है दैट इज एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है, ठीक है। तो दिस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। आप देख सकते हैं ये एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है, सो दैट इज द रीजन दिस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ठीक है। और ये भी आप देख सकते हैं कि ये प्राइमरी अमीन है, ठीक है, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट ये जो है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन। तो सेकेंडरी अमीन जो है दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, है ना। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की जो प्राइमरी अमीन होता है उसमें NH2 ग्रुप होता है। NH2 ग्रुप जो है दैट विल बी स्पेसिफाई किसके लिए करते हैं, प्राइमरी अमीन को स्पेसिफाई करता है। और NH ग्रुप जो है दैट इज स्पेसिफाई सेकेंडरी को, और N जो होगा दैट विल बी स्पेसिफाई किसको करेगा, टर्शरी अमीन को स्पेसिफाई करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अमीन जो है इस मेथड के द्वारा बना सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि अभी जो है यहाँ पे जो रिजल्ट आया है वो हम लोग ओनली 2 अमीन्स जो है बना सकते हैं। एक ये अमीन बना सकते हैं और ये दूसरी अमीन ये बना सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, कितनी अमीन जो हम लोग गैब्रियल थैलेमैटिक सिंथेसिस के द्वारा बना सकते हैं, तो 2 अमीन जो हम लोग गैब्रियल थैलेमैटिक सिंथेसिस के द्वारा बना सकते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर है, 2 इसका जो है फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि फॉर द फॉलोइंग कंबशन रिएक्शन, जैसे आपको ये दिया गया है, कंबशन रिएक्शन दिया गया है, ये आप देख सकते हैं ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि ये ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 6 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे ही हम लोग पहले बैलेंस कर लेंगे इसको, इक्वेशन को, जैसे ही आ गया कार्बन और हाइड्रोजन आ गया ना, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बन रहा है फाइनली CO2 और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है ना। तो बोला गया है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 6 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन। ऑक्सीजन चाहिए हमें 6 टाइम, हाइड्रोकार्बन के 6 टाइम्स होनी चाहिए। सपोज करो ये इसका वॉल्यूम 1 है, इसका वॉल्यूम 1 है, हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम 1 है, और हमें 6 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 6 टाइम चाहिए वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन। ऑक्सीजन कितनी चाहिए हमें, 6 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन का जो वॉल्यूम है उसके 6 टाइम्स होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे 6 आ गया, 6 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन, है ना। एंड इसमें बोला गया है एंड CO2 प्रोड्यूस्ड इज 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे यदि हम लोगों ने सपोज किया कि हाइड्रोकार्बन का जो वॉल्यूम 1 है, तो उसके 4 टाइम्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, उसके 4 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 टाइम्स जो है 4 टाइम्स जो है 4 टाइम्स जो है हाइड्रोकार्बन के 4 टाइम्स जो है हाइड्रोकार्बन की CO2 गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। 4 टाइम्स हाइड्रोकार्बन, 4 टाइम्स जो है 4 टाइम्स CO2 जो प्रोड्यूस हो रही है वो 4 टाइम्स है किसके, हाइड्रोकार्बन के 4 टाइम जो है वो CO2 जो है दैट विल प्रोड्यूस हो रही है। तो आपको यहाँ से स्टेटमेंट से क्लियर हो गया होगा। अब बैलेंस कर लो इसको, आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है आप यहाँ पे 4 है, सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है जी। ऑक्सीजन यहाँ पे देख लो कितने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे जो आपके ऑक्सीजन जो है 12 है, और जो राइट साइड पे आ रहे हैं वो 8 आ रहे हैं। और बैलेंस करना है तो हम लोगों को यहाँ पे ऑक्सीजन कितने लगाने पड़ेंगे, 4 लगाने पड़ेंगे। तो ऑक्सीजन हो गया फाइनली बैलेंस, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन देख लो स्टूडेंट्स कितने हैं, आप देख सकते हैं कि जो राइट साइड है उसमें आपके हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वाई जो होगा वो कितना होगा, 8 होगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई, और वाई किसको स्पेसिफाई कर रहा है, वाई स्पेसिफाई कर रहा है भाई जो हाइड्रोजन की जो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाई जो है हाइड्रोजन के एटम्स को क्या कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है ना। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे जो वाई की वैल्यू जो आ रही है, आंसर जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। और इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, वाई की जो वैल्यू आ रही है, वाई निकालने के लिए बोला गया था, तो वाई की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 8। तो 8 जो होगा इसका फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर वो दोबारा आ गया, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। ये केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ से लिया गया ये क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है उसमें ड्रग्स दी हुई है उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जो फर्स्ट जो ड्रग है दैट इज़ कॉल्ड नॉर्थेंड्रोन जो है वो कौन सी ड्रग है, ये मेमोरी बेस्ड है ये, है ना। नॉर्थेंड्रोन जो है दैट इज़ फर्टिलिटी के लिए है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग है, तो ये दैट विल बी मैच करेगी इसके साथ।
तो ये ऑप्शन ए जो है दैट विल बी मैच विथ 4 के साथ करेंगे। तो वैल्यूम के बारे में बात करें हम लोग स्टूडेंट्स, बी जो है दैट इज़ कोल्ड वैल्यूम। वैल्यूम जो है दैट इज़ कोल्ड जो है ट्रैंकुलाइजर है, ये वैल्यूम जो है दैट इज़ जो है ट्रैंकुलाइजर है। तो ट्रैंकुलाइजर आपको पता ही है कि जो है डिप्रेशन में दी जाती है ना। डिप्रेशन जो है उसमें जो है ट्रैंकुलाइजर का रोल होता है, मतलब जो एक डिप्रेस्ड है उसका जो मूड चेंज करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है ट्रैंकुलाइजर। तो वैल्यूम जो है ट्रैंकुलाइजर आ रहा है, दोबारा फिर बोल रहा हूँ मेमोरी बेस्ड है ये तो अगले नेक्स्ट आ रहा है मॉर्फिन। मॉर्फिन जो है दैट विल जो है आपको पता है कि एनाल्जेसिक है, पेन किलर है ना। तो इट विल बी मैच विद दिस, सी जो है वो 2 के साथ मैच करेगा, ठीक है। और विटामिन B12 जो है एनीमिया की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो ये मैच करेगा थर्ड वाले के साथ मैच करेगा, परनीसियस एनीमिया के साथ जो है मैच कर रही है ना। तो ये था फाइनली जो आपका केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन आया था। स्टूडेंट नेक्स्ट जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक, कि कौन सा नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक पहली बात है कि एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो हक्कल रूल को ओबे करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हक्कल रूल जो होता है दैट इज कॉल्ड 4n+2 पाई सिस्टम होता है। 4n+2 पाई सिस्टम को बोलते हैं हम लोग हक्कल रूल, है ना। हक्कल रूल को ओबे करना चाहिए, सिस्टम जो दैट शुड बी साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, क्या क्या कंडीशन है, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। और तीसरी बात जो है कंप्लीटली कंजुगेटेड होना चाहिए, कंप्लीटली कंजुगेटेड होना चाहिए सिस्टम। तो ये कंडीशंस होंगी तभी जाके जो है कोई भी जो सब्सटेंस जो है दैट विल बी एरोमेटिक होगा। तो अब जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा, वैसे तो मेरा एक लेक्चर पढ़ा है उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में डिस्कस किया हुआ है, पर मैं फिर भी आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको थोड़ा सा डिटेल में। कि जैसे सपोज करो स्टूडेंट यहाँ पे n की वैल्यू 1 आ रही है, तो कौन कौन से जो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो हक्कल रूल्स को ओबे करेंगे। जैसे हमने 1 की वैल्यू पाई की वैल्यू 1 नहीं सॉरी n की वैल्यू 1 पुट कर दी, n की वैल्यू पुट कर दी है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे, सॉरी 0 कर दी, यहाँ पे n की वैल्यू 0 भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट कर दी तो ये आएगा 4 × 0 + 2 पाई। तो इसका मतलब क्या रिजल्ट आ रहा है, ये आ रहा है 2 पाई। तो मतलब वो सिस्टम जिसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो हक्कल रूल को ओबे कर रहा है, वो एरोमेटिक हो सकता है। इसी तरह से स्टूडेंट हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि ये फर्स्ट केस हो गया, फर्स्ट हो गया। और सेकंड केस में जैसे n की वैल्यू 1 आ रही है, सपोज करो n की वैल्यू 1 आई, तो क्या आएगा 4 × 1 + 2, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये 6 पाई, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि n की वैल्यू मैं यदि 3 पुट करूँ तो व्हाट विल हैपन, n की वैल्यू मैं 3 पुट कर रहा हूँ तो क्या होगा 4 × 1 + 2, सॉरी 4 × 3, सॉरी 2 पुट करो, सपोज करो मैं n की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ, 2 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। 4 × 2 + 2 कितना हो जाएगा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 पाई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हक्कल रूल में क्या होगा, हक्कल रूल में आप देख सकते हैं कि जिसके पास जो है स्टूडेंट, जिसके पास 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई, इस हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जो कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग यही देखेंगे 2 6 10 है ना 14। तो आप देख सकते हैं कि नेप्थलीन के केस में देखो, ये फर्स्ट जो आपको एग्जांपल दिया गया दैट इज़ नेप्थलीन है। इसमें कितने पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। तो इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है यदि 14 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, अभी मैंने डिस्कस किया स्टूडेंट, यदि 14 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो सिस्टम जो होगा दैट इज़ क्या होगा, एरोमेटिक होगा। क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो नेप्थलीन जो डेफिनेटली जो है क्या है, एरोमेटिक है। क्यों, क्योंकि ये जो है सिस्टम जो है साइक्लिक है, प्लेनर है, क्योंकि सारे कार्बन जो दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज है, कंप्लीटली कंजुगेटेड है ना। और कंप्लीटली कंजुगेटेड होने का मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस हिसाब से है ना। और आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो है सेकंड के बारे में बात करूँ स्टूडेंट, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, है ना। 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वो सिस्टम जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, ठीक है। और तो ये जो सिस्टम होगा दैट इज़ आल्सो जो है एरोमेटिक होगा। आप देख सकते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये आ रहे हैं फ्यूरन, दिस इज कॉल्ड फ्यूरन, ठीक है। फ्यूरन में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, है ना, ये हो गया है ना।
दो पाई बॉन्ड की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक लोन पेयर ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, वो सिस्टम जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे दैट इज़ आल्सो एरोमेटिक इन नेचर। तो आपको पता लग गया होगा कि फ्यूरिन जो है दैट इज़ आल्सो ये जो है दैट इज़ आल्सो एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम जो साइक्लिक है, प्लेनर है। प्लेनर क्यों है? क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइज है, ऑल द कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज है ना। यहाँ पे सारे एटम्स जो है दैट इज ऑल द एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज, इसलिए ये प्लेनर है। कंप्लीटली कंजुगेटेड है, पता लग गया होगा सभी को है ना, कंप्लीटली कंजुगेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन में ये जो कार्बन आप देख सकते हो कि ये वाला जो कार्बन दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। सो इसलिए ये जो आपका जो स्ट्रक्चर दिया है आपका दैट इज नॉन प्लेनर है। और यही जो कंपाउंड होगा दैट इज जो है फाइनल आंसर है, यही जो कंपाउंड है दैट इज नॉन एरोमेटिक होगा। क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट आपको क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन एरोमेटिक। तो आप देख सकते हैं कि फोर्थ जो है इसका फाइनल आंसर होगा, फोर्थ जो है इसका फाइनल आंसर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है यहाँ पे कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज है, जिसकी वजह से ये नॉन एरोमेटिक होगा, है ना। तो स्टूडेंट्स ये मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को डिस्कस कर दिया। 24 Feb शिफ्ट 2 जो पेपर आया हुआ था उसको मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे पोर्शन को डिस्कस कर दिया। वेरी सून जो है पहले मैं सभी जो आपके जो लेक्चर्स हैं जितने भी जेडब्ल्यू मेन के अभी पेपर्स हो रहे हैं उसके मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को डिस्कस करूंगा और फाइनली उसके बाद मैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग से वीडियोस बनाऊंगा, है ना। पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहा हूँ, है ना। तो आज आई थिंक आपको काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और अगली जो वीडियोज़ हैं, फोर्थ कमिंग जो वीडियोज़ आ रही हैं उनको ज़रूर देखिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।